हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर। भैया मिलते हैं हम और आप, और हमारा साथ जो बना हुआ है उसका मजा ही अलग है ना। थोड़ा सा डाउन हो गया आज? अरे नहीं, डाउन कुछ नहीं हुआ। ये थोड़ी सी अभी एनर्जी बचा के रखे। क्लास एनर्जेटिक होनी चाहिए, क्लास जोरदार होनी चाहिए, क्लास में मजा आ जाना चाहिए। तो आपने जो क्लासें ली उसका भरपूर रिस्पांस हमें मिला है, बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है। और कोई भी डाउट है, जैसे कि हमने बोला है भैया, हम आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हैं, कभी भी आके पूछ लीजिए। तो शिखर 2.0 बिजनेस स्टडी क्लास 12, तो हम बात कर रहे थे हमारे पहले चैप्टर को लेकर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई करी कि मैनेजमेंट कहता क्या है हमसे, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, जहां हमने इसके फीचर्स को लेकर बात करी, जहां हमने उसके इंपॉर्टेंस को लेकर बात करी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर बात किया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल और लोअर लेवल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, कुछ भी कह लीजिए, इन सब के बारे में बात किया। तो आज क्या करेंगे, आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे सर? तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमारे साथ कौन जुड़ जाएंगे? 2 जने और जुड़ जाएंगे। और 2 जने कौन है? हाँ, एकदम सही बात बोली है। एक का नाम है चौरसिया साहब और दूसरे हैं हमारे मिस्टर एक्स। तो किस बारे में बात करेंगे? चलिए जी, स्टार्ट करें थोड़ा सा। तो देखिए भैया, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात करी जाएगी। किसको लेकर बात करी जाएगी? ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर नहीं बात करी, ठीक है। सो दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, आपको पता ही है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। और कौन से अभी पता लग जाएगा। जब भी कोई नई चीज आती है, मैनेजमेंट पढ़ तो रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर रहे हैं चौरसिया साहब, पर चौरसिया साहब की थोड़ी समस्या यह है कि जब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो भागते हुए आते हैं। और क्या पूछते हैं भागते हुए? अरे भैया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जरा बता देंगे क्या हमें? और मिस्टर एक्स एज यूजुअल स्माइल करते हुए, थोड़ी सी है बढ़िया नीली आंखें हैं, ये अपने हमारे चश्मा लगा के एकदम गॉगल्स के साथ चौरसिया साहब तैयार है ना। तो कोई टेंशन की बात है? नहीं है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। चौरसिया साहब का सवाल है कि भैया मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होते, क्या है, कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फीचर्स हमने पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया था, तो अब ये क्या बात चल रही है? तो हमने बोला कोई बात नहीं, इतने धोती कुर्ता पहन के सफेद एकदम चकाचक आए हो तो जरूर समझाएंगे। देखिए बेटा, जब मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं तो बेसिकली हम यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। मिस्टर एक्स एज यूजुअल बता रहे अपनी बात कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन खुद के एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट है। पार्ट 1 ऑर्गेनाइजेशनल। फिर क्या होता है भैया, पैसा कहां से कमा रहे हो? सोसाइटी से, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा होता है? आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है, और ह्यूमन रिसोर्स के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना भाई। कोई भी पर्सन, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन किया? मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इजीली, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये रिसोर्सेज, रेवेन्यू कहां से कमा रहा है? सोसाइटी से। तो सोसाइटी को इन रिटर्न क्या दे रहा है? बेस्ट स्टडी दे रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। और डिटेल में पढ़ेंगे, चौरसिया साहब को उनकी भाषा में समझाएंगे। तो चौरसिया साहब को बोलते हैं, और चौरसिया साहब जी केम छो? मजामा? बढ़िया, एकदम शानदार, बढ़िया लाग रहे हो धोती कुर्ता पहन। क्या लाग रहा है? धोती कुर्ता पहन बढ़िया लाग रहा है, एकदम चकाचक लाग रहा है। तो मिस्टर एक्स जो सूट बूट पहन तैयार है पूरा अपना, तो चलिए बात कर ले। आप काय बोलना चाहे आपने? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो थोड़ी सी मारवाड़ी भी मिक्सिंग में चलती है मेरी। चलिए जी, तो पहले भैया बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कहना क्या चाहता है हमसे। देखिए, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑब्वियसली वो एंड मीट है, वो एंड, उसका जो स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस है, वो क्या चाहता है अपने आप से कि भैया हम ये एंड रिजल्ट हमारा निकल के आए। और वही क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड होता है जिससे वो कंपैरिजन करेगा। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। भैया वो एंड, वो दरवाजा जिसको आप खोलना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए सारे एफर्ट लगा रहे हो।
जैसे कि आप 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो दरवाजा तो है, अब उसी के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब की जाएगी नहीं जाएगी, की जाएगी। और फिर वही हमारा क्या स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, भैया मुझे 90%, 95%, 100% जो भी आपकी इच्छा है, और हम तो बोलते हैं भैया ये वाली तो टॉप रखिए, ये वाली हम करवा ही देंगे, ये वाली तो हम करवाएंगे ही रहेंगे, ये तो हम पीछे पड़ जाएंगे, आप लोगों के नहीं जाने देंगे, ठीक है। सो बेटी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट आर द एंड टुवर्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड एंड द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस इज असेस्ड। भैया वही तो है ना कि मेरे को ये अचीव करना था, मेरे को ये अचीव करना था, अब एक्चुअल में हुआ क्या, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, तभी तो आप मेजरमेंट कर पाओगे, तभी तो आप जज कर पाओगे कि आप सही पाथ पे चल रहे हो या नहीं चल रहे, सही डायरेक्शन पे चल रहे हो या नहीं चल रहे, जो आपकी इच्छा थी वो हासिल हुई या नहीं हुई। जैसे कि फितूर होता है बेटा, एक फितूर एक बड़ा इंसान के अंदर जुनून पैदा कर देता है ना, कि अगर आपके अंदर एक गोल उत्पन्न हो गया है, गोल चाहते हो कि भैया मुझे हासिल करना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके मैं हासिल, तो फितूर आपके अंदर आ गया है। नाउ यू जो भी आपके एक्शंस होते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स होती है, जो भी आप काम करते हो उस डायरेक्शन की तरफ करते हो कि भैया वो गोल्स मेरे को अचीव करने हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्यों चौरसिया साहब, समझ में आई बात आ गई? तो चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भैया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है क्या? दैट इज अ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि भैया प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ हो, मतलब क्या हो, फले फूले और बढ़े। सिंपल से शब्दों में फले फूले और बढ़े, मतलब आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिले, नाम हो, गुडविल हो, मार्केट में इज्जत हो, शान हो, और फिर साथ ही साथ क्या करो, ग्रो करो। आज छोटी सी दुकान है, आज बड़ी कर दी, फिर ब्रांचेस ओपन कर दी, फिर आउटसाइड इंडिया आप क्या करने लगे, ट्रेड करने लग गए हो, एक्सपोर्ट करने लग गए हो। तो जब तक एक छोटी सी चीज को आप प्रॉस्पर करोगे, ग्रो करोगे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। भैया ऐसा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ना अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि भैया ये बिजनेस, अरे नहीं यार 10 दिन के लिए चलाऊंगा, बंद कर दूंगा, नहीं मैंने तो सप्लाई नहीं देखा, बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। अगर आपके उम्मीद ऐसी है, अगर आप ये सोचते हो चौरसिया साहब कि चल गया तो ठीक है और नहीं चला तो ठीक है, तो कभी आप वो एफर्ट डालोगे ही नहीं, कभी आप वो जुनून लेकर आओगे नहीं कि नहीं चला तो क्यों नहीं चला, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मैं चला के ही रहूंगा, इफ एंड बट्स वॉट एवर सिचुएशन में चला के रहूंगा। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव जो बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहली बात बोलता है एम किस पे करता है बेटा, इसका टारगेट क्या है, प्रॉस्पेरिटी, दूसरा टारगेट क्या है, ग्रोथ। ठीक है, नाउ अब इसको अगर फर्दर सब डिवाइड करें, सबसे पहला आता है सर्वाइवल, फर्स्ट वन, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। और ये सीक्वेंस क्यों है, इसका रीजन है भाई, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे पहला होता है कि सर्वाइव तो करो उस मार्केट के अंदर। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज आज कुछ भी आप लेकर आते हो तो कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि एडटेक नहीं है, एडटेक बहुत सारे हैं, ठीक है, पर एडटेक में आप पहले क्या करो, सर्वाइव करोगे। कैसे सर्वाइव करोगे, क्वालिटी देके। क्या करोगे, क्वालिटी दोगे बेटा, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दोगे। मार्केट में बहुत सारे हैं, कई टीचर आते हैं उछलते हुए आते हैं, ओ डिशी करते हैं, ऐसे क्या कर रहे हो भाई यार, क्यों चिल्ला रहे हो, तेरे घर में रोटी चाहिए, तुझे स्टार बना दूंगा, तुझे नीचे करके ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे पागल हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, कुछ है जो बहुत ही आइडल्स होते हैं जिनको हमको देख के बड़ा अच्छा लगता है, यार क्या टीचर है, ठीक है, पर सबसे पहले भी क्या होती है बेटा, सर्वाइवल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई कुछ भी हो, जंग लड़नी है, सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को बचाओ यार। सीधी सी बात है, पहले खुद बचोगे ना उस मार्केट के अंदर। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप ही सर्वाइव नहीं कर पाए तो आपको तो निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और अगर आप ही निस्तो नाबूद हो गए तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ, वो तो घूमने चला गया। चौरसिया साहब समझ में आई बात? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सर्वाइव करना है बेटा। क्या करना है, सर्वाइव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है आज की कंपटीशन के अंदर, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सर्वाइव करना होता है। सो एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय कवरिंग द कॉस्ट। आप कैसे सर्वाइव करोगे, सडनली आते मार्केट में प्रॉफिट कमाना नॉट पॉसिबल, ना 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 ना, क्योंकि बड़े बड़े शार्क बैठे हुए हैं, वो शार्क आपको आने नहीं देंगे, वो खा जाए खच कंचे, ठीक है, वो वैसे मुंह खोल के बैठे हुए, जैसे दिखा धमाधम खा जाएंगे सबको, किसी को जीने नहीं देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे सर्वाइव करोगे बेटा, कॉस्ट कवर करके।
कैसे करके? कॉस्ट। अब आपको पता है ना टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट में सबसे क्या होता है बेटा, एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट और एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो ऑब्वियसली जितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से वेरी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फिक्स कॉस्ट, ये बड़ा भारी होता है। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल, मेरा पर्सनल लाइफ की बात सुनिए आप। ये पैशन मेरा हमेशा रहा है, ठीक है, टीचिंग मेरे से मेरा पैशन रहा है। बाई 2008 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और धीरे धीरे मैंने खुद का एक इंस्टीट्यूट डाला, ऑर्गेनाइजेशन डाला। पर कोविड आ गया। कोविड आने पे क्या हुआ कि जहाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे रेंट देना पड़ रहा था, माफ़ नहीं किया। जो ओनर था उसने माफ़ नहीं किया, बोलने भैया रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। नाउ द थिंग इज मेरे पास तो कॉस्ट कवरिंग ही नहीं हो रही थी। अब बात अगर 1-2 महीने की होती तो सर्वाइवल चल जाता, पर यहाँ पे हुई बात किसकी, यहाँ बात हुई लंबा टाइम गया। सबसे बुरा इंपैक्ट आया एजुकेशन सेक्टर में। बच्चों की सेहत बहुत ज़रूरी है भैया, पढ़ाई होती रहेगी, पढ़ाई के अलग तरीके ढूंढ लिए जाएंगे, पर क्योंकि वो वेव ऐसी थी, खतरनाक थी, इतने लोगों की जान गई है, इतना दुख, इतना दर्द, इतना पीड़ा देखने को मिली है उस वेव के अंदर कि फ़ोन आते थे मेरे पास भी कि भैया सर गैस सिलेंडर गैस हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन मास्क वाला ऑक्सीजन गैस हो जाएगा क्या, ब्लड, बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, बाकी बहुत सारे हैं कि सबने अपने परिवार में से किसी न किसी बड़ी को, किसी न जने को खोया है, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास क्या था, फिक्स कॉस्ट कवरिंग नहीं थी। क्योंकि ये चला 2 साल तक मैं रेंट देता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज वॉज नॉट पॉसिबल। वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही थी, तो क्या नहीं कर पाया बेटा, सर्वाइव नहीं कर पाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन लंबे पीरियड तक अगर उसे टिकना, कैसे टिकेगा, कॉस्ट को कवर कर ले। अगर कॉस्ट करोगे, चलो प्रॉफिट आप नहीं कमा रहे, पर आपको जेब से पैसा तो नहीं देना पड़ रहा ना। क्यों चौरसिया साहब, सबसे बड़ी बात भैया, चौरसिया साहब ये जो पेन लटका के रखे ना, वो ऐसे ही लटका रखे, भाई खाता रखते हैं, अत्तो गया, अत्ता आया, अत्ता बच गया, काई बच्चे हो, नुकसान हो गया, चलो जी बंद करो दुकान वाले, काई नुकसान थोड़ी करवा बैठे हैं। तो बेसिकली अगर आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो आपके जेब से पैसा निकलना चालू हो जाएगा, और जब जेब से पैसा निकलना चालू होता है तो ये मान लीजिए फिर आपका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है। इज इट क्लियर? चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट, प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट सेज, भैया जब आप सर्वाइव करना चालू कर देते हो, ठीक है, मार्केट में धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन बन जाती है, गुडविल बन जाती है, तो आप प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दोगे। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखिए अब जैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पहले के जमाने प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लाला साहब हुआ करते थे, ये लाला जी है हमारे, इनको सिर्फ पैसों से मतलब, मुनाफे से मतलब हुआ करता था। आज के तारीख में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कहीं ना कहीं आज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको भी डिटेल में समझेंगे हम पहले। तो पहले यहाँ बात कर, अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अ रिवॉर्ड गिवन फॉर टेकिंग द रिस्क। ऑब्वियसली उस सिचुएशन में, उस कंपटीशन में आप अपना खुद का वापस से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वापस से मार्केट के अंदर आ रहे हो, या कुछ नया लेकर आ रहे हो, उस मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कर रहे हो, या फिर अपने स्किल्स लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, सारे रिसोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, उस रिसोर्सेज का आपको क्या रिस्क है, नहीं चला सब कुछ खत्म। दुनिया ताने देगी भैया, क्या देगी, ताने देगी कि क्या कर रखा है भैया ये आपने, है क्या कर रखा है आपने, देखिए भैया मैं तो पहले कहा था इससे कुछ नहीं होगा, कहती है ना, कहती नहीं कहती, हमारे समाज में बात है, कुछ भी चाहे अलग करने की कोशिश करो, नौकरी कर लेता 50,000 महीना मिल जाती, क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अगर आप अच्छा कर जाओगे, वाह भाई वाह 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 भाई, तालियां, ऐसे तालियां, गली में तालियां बजेगी, वाह वाह क्या बात है, इसने बहुत कुछ कर लिया। पर अगर नहीं चलता तो आपके घर वाले भी तैयार हैं, आस पड़ोस वाले भी तैयार हैं, फैमिली तो वैसे तैयार रहती है एनी टाइम ही। किसने कहा था वो करने के लिए, नौकरी कर लेता, कमा लेता, रूखी सूखी खा लेता, किसने बोले सपने बड़े देखने के लिए, बस वही है। तो जो आपने रिस्क लिया उसके बदले क्या मिला बेटा, आपको प्रॉफिट मिला। तो भैया हम सर्वाइव कर गए, सर्वाइव करके हमने प्रॉफिट कमा लिया। अब प्रॉफिट जब कमा लिया तो क्या करेंगे, छुपा के रखेंगे पैसे को, जेब में डाल के घूमते रहेंगे क्या, नहीं, धंधे को और बढ़ाएंगे, धंधे को बड़ा करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे बेटा, हम ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। द सक्सेस इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ब्रांचेस, प्रोडक्ट, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। अब बोले सर ग्रोथ कैसे मेजर करें कि कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही, बहुत सिंपल है। पहले 10 लोग थे, अब 50 लोग काम कर रहे हैं, ग्रो कर रही है, ठीक है। पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च बनाते थे, अब 3 बना रही है, ग्रो कर रहे हैं। पहले एक ही जगह ऑफिस था, उसका मेन एक ही ऑफिस था, अब उसके 5 ऑफिस हैं, 5 ब्रांचेस ओपन कर दिए, ग्रो कर रहे हैं।
बात समझ में आ गई। तो विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम एम्प्लॉयज के थ्रू चेंज करते हैं, पहले 1 लाख की सेल करते हैं, अब 10 लाख की सेल करते हैं, 10 लाख की सेल खुश होंगे, ब्रांचेस ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लग गए, एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो गए, तो आप क्या बोलोगे, हमने क्या कर लिया है, हमने ग्रोथ कर लिया है। इज इट क्लियर चौरसिया साहब? आ गई पल्ले बात हमारी? आ गई भैया। तो बात पल्ले पड़ गई हमें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ को लेकर बात करता है, साथ ही साथ उसके अगर फर्दर बात करें सर्वाइवल फर्स्ट होता है, देन प्रॉफिट कमाते हैं, देन वी ग्रो। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी तरफ, चौरसिया साहब पहुंच जाइए वहां पे। चलिए जी आ गए, इसको लेकर सोशल ऑब्जेक्टिव को लेकर बात चल रही थी, है ना। तो इन रिटर्न कुछ देंगे, दे अर्न यूजिंग देयर resources or therefore they need to deal with the commitment towards the society। तो वही बात है, अगर आप सब चीजें उनसे लेते रहोगे, दोगे कुछ नहीं तो गलत बात है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पिटाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पिटाई हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई अब बात करते हैं क्या क्या देना है। देना क्या है? सबसे पहले अपन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस, कि भैया आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अच्छी क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि फिर आप 1000 रुपये लेना चालू कर दो, है ना, ऐसा भी नहीं करना। तो रीजनेबल प्राइस की हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों सेक्शन को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना बेटा हमें। साथ ही साथ ऑब्वियसली जब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, तो अकेला तो काम करने से रहा ना, मुकेश अंबानी तो सारे काम करने से रहे, तो क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर होगा, उतनी ज्यादा लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटीज, ये भी देना जरूरी है। तो ऑब्वियसली जैसे या लेते हैं तो वैसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है कम्युनिटी को, आपके आसपास के एरियाज को हेल्प करना। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो भैया हेल्थ प्रोग्राम भी कि लोगों को आसपास में अवेयर कर सके, उनके जो एम्प्लॉयज उनका ध्यान रखें, उनको एजुकेट, उनके बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना। जैसे पीएनजी का मैंने एग्जांपल दिया, शिक्षा पीएनजी वाला, कि वो क्या करते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट पे जो भी बिकता है सर्टेन परसेंटेज क्या करते हैं बेटा, वो स्कूल खोलने में लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारी स्कूल्स बनाई, अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारा डिटेल मिलेगा आपको। वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम बोलते हैं, ये स्किल्स रिलेटेड होता है, कि लोगों में स्किल्स डेवलप करना जिससे उनको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, भूखे नहीं मरेगा, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ जी सके। यूजिंग इन्वायरमेंटल मेथड्स फॉर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड, इसका मतलब कि भैया ऐसे मेथड या ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करिए जहां पे पॉल्यूशन कम हो। जैसे बोलते हैं ना, धुआं उठ रहा है एकदम ही, पहले के जमाने में पहले चिमनी वगैरह कुछ यूज नहीं करते थे, फिर जो केमिकल्स हुआ करते थे उसको डायरेक्टली रिवर के अंदर डंप कर दिया करते थे। तो वो चीजों का अवॉइडेंस नहीं करोगे तो फिर सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो सोसाइटी बोलेगी भैया एक काम करो, फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटो। कैसे समेटो? क्योंकि वो सामान नहीं खरीदेंगे। जब सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या होगी? फिर पिटाई होगी, मतलब फिर बंद हो जानी है, ताले लग जाने। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, वही वाली बात है बेटा, जीडीपी कराएंगे नहीं कराएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा नहीं होगा, प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली इनकम फ्लो होगा नहीं होगा, होगा। इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं ना इसको अपन, तो इकोनॉमिक वेल्थ डेवलप होगा। सेकंड, पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। और अगर मान लीजिए कोई भी सोशल सर्विस कर रही है गवर्नमेंट एनजीओ, तो उनका कहीं ना कहीं उनमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, पार्टिसिपेट करना। जैसे मैराथन वगैरह होती है आजकल, ठीक है, कई भूखे बच्चों के होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनकी मदद करना। ठीक है, गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर आती है कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर जाके अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन करिए, वहां के लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होता है बेटा कि बैकवर्ड एरियाज जो अदर एरियाज होते हैं वहां पे इतनी फैक्ट्रीज होते नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज होती नहीं, बेचारे फिर वो कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में अपने गाँव घर बार छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ खाते हैं पीते रहते हैं, बड़ी बुरी हालत में रहते हैं। ठीक है, इतना पैसा कमा नहीं पाते, बचाने की ज्यादा सोचते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को सोशल प्रोजेक्ट लेकर आ रही है तो उसी में भी क्या करना है? मदद करना है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चले आगे, चलिए जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो हमने क्या पढ़ लिया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे बारे में क्या कहता है बेटा? एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट मोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है भैया। चौरसिया साहब का है कि भैया मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, ये बात तो समझ में आती है क्योंकि ये ऑनर है। क्या है? ऑनर है, इनकी बात समझ में आती है। अब एज ए मैं हूं एम्प्लॉय,
पर मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं होंगे? होंगे। मेरे कुछ उद्देश्य होंगे, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? पैसा कमाना है, मुझे कर्जा उतारना है, जो भी XYZ रीजन हो। हर किसी का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को अथॉरिटी चाहिए। देखिए मैं बोल दूं मेरे को यार, मेरे को एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना, जहाँ मेरे पास अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, साथ में अथॉरिटी हो, मैं डायरेक्शन दूं लोगों को और उनके मेरे नीचे काम कर, मैं टीम लीडर बनूं। सो किसी ना, हर किसी का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेम हो जरूरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर किसी इंसान की मजबूरी अलग है, परिस्थिति अलग है, सिचुएशन अलग है, तो उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग होगा। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना तो है ही, प्रॉफिट भी कमाना है, ग्रो भी करना है, तो भैया ये अकेला तो नहीं कर पाएगा ना। मिस्टर एक्स कर पाएंगे क्या? नो। नो मीन्स नो, ना 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 भैया, नहीं, अकेला नहीं कर पाओगे। किसकी मदद चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेस। किसकी मदद चाहिए बच्चा? ह्यूमन रिसोर्सेस की मदद चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्सेस आपके पास अगर अच्छे नहीं हैं, या आपसे वो डीमोटिवेट हो गए हैं, या उनके मन में नेगेटिविटी आ गई है, तो फिर समस्या हो जाएगी। वो आपके साथ ढंग से काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का बनता ढार ठप, ताले लगाओ, घर जाओ। नहीं करना ऐसा काम तो क्या करना है? उनको जितनी सैलरी बनती बच्चा, जितना वो डिजर्व करते हैं उतनी देनी चाहिए। सेकेंडली, पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा बेटा? ट्रेनिंग के थ्रू होगा। ट्रेनिंग दीजिए उन्हें, या फिर प्रमोशन दीजिए उन्हें। प्रमोशन मिलेगा तो ऑब्वियसली अंदर से क्या होगा? मोरल बूस्ट होगा, नहीं होगा? चौरसिया साहब एकदम ऐसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्यों? प्रॉफिट कमा रहे इसलिए घूम रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाए तो इतने अच्छे कपड़े पहन पाएंगे क्या? नहीं पहन पाएंगे। ऐसे धोती लगा के घूमेंगे और बोलेंगे क्या हुआ, क्या हो गया ना? कुछ नहीं, अभी तो बहुत काम खराब चल रहा है हमारा। समझ में आई बात? तो बेसिकली, तो अगर उनको मोरल बूस्ट करना है तो ट्रेनिंग दीजिए, उनमें स्किल्स डेवलप होगा। प्रमोशन मिलेगा तो और ज्यादा मतलब मेहनत से काम करेंगे, बोलेंगे हाँ भैया हमें तो क्या करना है, हमें इस कंपनी के लिए बहुत तगड़ा काम करना है, इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा देंगे, ऐसे लग जाएंगे पीछे कंपनी के, कंपनी जो बोलेगी वो करेंगे, एकदम पॉजिटिव रहेंगे। तो वो डेवलपमेंट होना चाहिए। मिस्टर एक्स सही बात है ना? सही है कि नहीं है? यस 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 यस, एकदम परफेक्ट। पीयर रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन अगेंस्ट द थिंग इज कि भैया आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद योर कलीग्स आपको सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करते हो तो वहां पे आपको बोलते हैं ना, अपने परफॉर्मेंस से बोलते हैं कि भैया वाहवाही होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, ठीक है? तो वो आपके कलीग्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट को लेकर बात करता है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, ठीक है? पहले के जमाने में देखते थे ना, बंद कमरे के अंदर लाइट भी नहीं है, ठीक है, एग्जॉस्ट भी नहीं है, हवा प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो रहा उस कमरे के अंदर, ठीक है, छोटी सी बत्ती जली हुई है, ट्यूब जला हुआ, ट्यूबलाइट, और उसी के अंदर सारे लग रहे हैं, आंखें खराब हो गई है, सांसों की समस्या, अस्थमा हो गया है लोगों को। तो ये गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भैया मैं तो पैसा कमाना है, इनको तो कम पैसा दो, इतना पैसा खर्च मत करो, ना पानी दो, कुछ भी नहीं, काम करो, बस काम करो, कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर नुकसान है कंपनी को ही। किसको नुकसान है बेटा? कंपनी को नुकसान है। क्लियर है? चले आगे, चलिए जी। तो ये हो गई हमारी किसके बारे में बात? ये हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके बात। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? हमारे फंक्शन मैनेजमेंट जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, देयर इज ए प्लानिंग, ठीक है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपकी स्टाफिंग, फिर आपकी डायरेक्टिंग और फिर आपकी कंट्रोलिंग आती है। तो इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बाद में डिटेल हर एक चैप्टर बना हुआ है। चैप्टर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, चैप्टर स्टाफिंग। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहना क्या चाहता है हमसे। थोड़ा पढ़ेंगे तो सही समझेंगे, क्योंकि जब हम इसके एक एक चैप्टर्स को उठाएंगे तो मजा आएगा। बोले हाँ यार हमने पढ़ा है, चौरसिया साहब हमारे साथ थे, तो चौरसिया साहब तो हमारे साथ आते ही हैं और आ गए एकदम तैयार होके वैसे ही सूट बूट में। और आते ही सबसे पहला सवाल, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है भैया जी? मिस्टर एक्स अगेन स्माइलिंग, वेट बताते हैं, वेट कीजिए बताते हैं। तो इन्होंने भैया फंक्शन ऑफ प्लानिंग से अगर बात करते हैं तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। पहला हम बात करेंगे प्लानिंग, फिर बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, POSDC। बोले ये क्या है? ये नाम तो दे दिया पर समझ में नहीं आ रहा। बोले इतनी जल्दी क्या है चौरसिया साहब?
why you are in so hurry? Let's wait and I will make you understand each and everything properly. थोड़ा सा अंग्रेज वाले ना मिस्टर एक्स, थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिश बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो चौरसिया साहब एकदम तैयार है, कान खुलने हैं ना? यस, खुलने हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। पहला पॉइंट, सबसे पहले आता है बेटा प्लानिंग। फंक्शन में जब से बात करेंगे, सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। अब प्लानिंग हमसे क्या कहना चाहता है? प्लानिंग बोलता है भैया ये 4 क्वेश्चन मार्क। कितने क्वेश्चन मार्क? 4 क्वेश्चन मार्क। ये 4 क्वेश्चन मार्क, हर एक क्वेश्चन मार्क आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। हर एक क्वेश्चन मार्क क्या क्या पूछता है, चलिए पूछते हैं। मिस्टर एक्स बताइए क्या क्या पूछता है प्लानिंग? चौरसिया साहब पूछना चाहते हैं। चौरसिया साहब थोड़े टेंस्ड हैं, तो चौरसिया अभी स्माइल नहीं कर रहे, ऐसे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ऐसे हो रहे हैं। क्या करना है? 4 क्वेश्चन मार्क के जवाब ढूंढने हैं। क्या बोलना चाहता है? पहला, व्हाट टू डू। पहला क्वेश्चन मार्क, क्या करना है। दूसरा, व्हेन टू डू, कब करना है। तीसरा, हाउ टू डू, कैसे करना है। चौथा, बाय whom, किसके द्वारा। ये 4 क्वेश्चनों के जवाब क्या देता है? प्लानिंग देता है। क्या करता है बेटा? प्लानिंग इन 4 क्वेश्चनों के जवाब देता है कि भैया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। हाउ टू डू, हाउ टू डू। समझ में आए चौरसिया साहब? तो बेसिकली करता है क्या है, ये आज हम यहाँ पे हैं और हम जाना चाहते हैं यहाँ पे। कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? चल के पहुंचोगे। कोई तरीका होगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई मेथड होगा, कोई पॉलिसी होगा, कोई रास्ता देखा होगा आपने, और उन्हीं रास्तों को, पॉलिसीज को, मेथड्स को, प्रोसीजर क्या कहते हैं बेटा? प्लानिंग कहते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इनके ऊपर डिटेल्ड चैप्टर है चौरसिया साहब, टेंशन ना। पर हम ब्रीफ इतना अच्छा समझेंगे कि जब चैप्टर करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्यों मिस्टर एक्स? आएगा नहीं आएगा? आएगा यार, स्माइली स्माइली। तो आज आप यहां पर हो, ये प्रेजेंट ईयर आपका, ये करंट सिचुएशन है आपकी। आगे क्या चाहते हो? फ्यूचरिस्टिक। आगे क्या चाहते हो? कहां जाना चाहते हो? कहां पहुंचना चाहते हो? मैं पहुंचना तो यहां। अरे सिंपल सा है भैया, अभी मैं घर पे हूं, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। कैसे जाऊंगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। व्हाट टू डू, करूं क्या, कैसे जाऊं, कब जाऊं, कैसे जाऊं और किसके द्वारा जाऊं। ठीक है, प्लानिंग होती नहीं होती? दोस्तों के साथ कहीं जाना है तो भी प्लानिंग होती ही नहीं होती। तो ये 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आज यहां हो, 12th में अच्छे नंबर चाहिए, 95 चाहिए। व्हाट टू डू, ये कब, कैसे और किस तरह से होगा, इस बारे में बात की जाती है। सो ये ब्रिज करता है गैप बेटा, किसके बारे में? ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहाँ हैं हम और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये किस में आता है? प्लानिंग में आता है। सेकंड आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। किसी भी चीज की शुरुआत होती है प्लानिंग से ही होती है, एक आइडिया से होती है, एक चीज से होती है कि मुझे वो करना है, फिर आप प्लानिंग चालू कर देते हो। तो पहले आपके पास होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए होती है प्लानिंग। और सेकंड स्टेप जो मैनेजर यूज करता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज स्टेप नंबर 2 बेटा। क्या बच्चा? ये स्टेप नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपने प्लानिंग तो कर ली, पॉलिसीज प्रोसीजर सब देख लिया, दिमागी खेल है, सब दिमाग के अंदर है, पर उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना है। अब लागू नहीं हो रहा, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करने में भी टाइम है, क्योंकि एग्जीक्यूट के लिए चाहिए आपको बंदे, और बंदों में भी टाइम है। तो अभी आपको इंप्लीमेंट करना है। तो डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या वो फंक्शनल होगा,
क्या वो डिविजनल होगा, कितने यूनिट खोलेंगे, कितने सब यूनिट चाहिएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसी ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिसाइड होती है कि हायरार्की डिसाइड हो जाती है आपकी कि कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा। सब किस में डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। यहाँ पे आपको अपने काम भी बताए जाते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज भी होती है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है। कौन सा करोगे, फंक्शनल, डिविजनल, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करेगा। अगर प्लान ही गलत है तो ये भी गलत होगा। तो सबसे बेस आपका ये है और यही सही होगा तो आगे। भैया अगर आपने पढ़ाई आज से चालू करी तो प्लानिंग है, तो बेस बनेगा, तो ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होंगे, तो प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट होगा। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर बच्चा? चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। अगला स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग देखिए सिंपल सी बात है, प्लानिंग बड़ी अच्छी कर ली आपने, स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर लिया, पर उस स्ट्रक्चर और प्लानिंग को एग्जीक्यूट कौन करेगा? सारा तो यहाँ है, मैं अकेला सोच रहा हूँ, वो हो सर दर्द होने आ गया मेरा बहुत तेज। करेगा कौन? ह्यूमन रिसोर्सेस। बंदे चाहिए जोरदार, शानदार, जो मदद करे, जो एकदम जुनून के साथ काम करे, ढीले ढाले वाले नहीं। ऐसे ठीक है कर लेंगे सर, देखते हैं, सो रहे हैं, कल कर देंगे सर, परसों कर लेंगे सर। अरे ऐसे करने वाले नहीं चाहिए हमको। ठीक है, सो स्टाफिंग क्या बेटा? स्टाफिंग कौन सा प्रोसेस है? ये रिक्रूट करता है। रिक्रूट का मतलब कितने बंदे चाहिए हमें, कितने बंदे हैं, कितने बंदे चाहिए, नया ऑर्गेनाइजेशन तो कितने लोग चाहिए और कैसे कैसे क्वालिटी के चाहिए, उनके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनकी पोस्ट क्या होगी, स्किल्स क्या होना चाहिए, रिक्रूटिंग। ठीक है, सेलेक्टिंग, वो जो बंदे अपने पास अप्लाई करेंगे उनको सेलेक्ट करना, ये नेगेटिव प्रोसेस। सेलेक्टिंग क्या नेगेटिव प्रोसेस? क्यों नेगेटिव प्रोसेस है बताइए? एक आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, 5 बंदे चाहिए, 5 बंदे आएंगे अप्लाई करने के लिए, कितने आएंगे? 50, 60, 100 आ जाएंगे उस पोस्ट के लिए, पर रखने तो 5 ही है ना, बाकी को क्या करोगे? मना कर दोगे। दैट इज सेलेक्टिंग। ठीक है, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, जो बेस्ट इनमें से मिला उसको अपॉइंट करोगे, उसको ड्यूटीज बताओगे, भैया आपको इसलिए हमने रखा है, आपकी ये ड्यूटी, आपको ये काम करना है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी देखना, अगर कोई एम्प्लॉय को समस्या है, ग्रीवेंसेस है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में ये मुसीबत है, ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये इशू है, मैनेजमेंट में ये इशू है, मेरे काम ढंग से होते नहीं है, तो उनको भी सुनना। साथ ही साथ कंपनसेशन, जिसको हम रेम्यूनरेशन भी कहते हैं, सैलरी, ठीक है, ये भी किसका काम है? ये भी स्टाफिंग का ही आता है। यहां पे हम पढ़ेंगे एचआर डिपार्टमेंट को भी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आज की तारीख में बोलते हैं ना एचआर डिपार्टमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सैलरी हो गया, साथ ही साथ आपका प्रमोशन हो गया, आपका अप्रेजल होगा। ठीक है, अप्रेजल किस पे होगा? आपके परफॉर्मेंस जजमेंट होगी। क्या होगी बेटा? आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। आपको किस पोजीशन के लिए रखा था, आपने कितने टाइम में क्या क्या काम अच्छा किया, उसको फिर क्या करेंगे? परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। अगर अच्छा किया तो आपको अप्रेजल भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये सब किसके अंदर? स्टाफिंग में आता है। अगला आता है डायरेक्टिंग। बंदे तो रख लिए, क्वालिफिकेशन वाले बंदे रख लिए, पर बताना तो पड़ेगा करना क्या है भाई, तेरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं, डायरेक्शन देना पड़ेगा तेरे को, इस दिशा में काम करना है, यहां जाना है तेरे को। दैट इज डायरेक्टिंग। ठीक है, सो बेसिकली डायरेक्टिंग क्या क्या इंक्लूड करता है? सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। देखिए बंदा, लाला जी साथ सुनिए, आपने किसी बंदे को रखा, चौरसिया साहब सुन लेना ध्यान से, बोल रहा हूं, बार बार नहीं सुनाऊंगा। आपने किसी बंदे को रखा, अब उस बंदे को काम तो बताओ करना क्या है, आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आपका गोल्स क्या है, आपकी थॉट क्या है, आप उस बंदे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ ले जाना चाहते हो, और उससे वो क्या उम्मीद करते हो कि भैया तू ये काम करेगा तो हम वो गोल अचीव कर लेंगे। तो ये होता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना। साथ ही दैट इज सुपरवाइजिंग, देखना कि उस बंदे के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा नहीं कर रहा। समझ में आ गई भैया? उसमें लगता रहा था भैया बहुत तगड़ा शातिर है, तेरे में दिमाग अच्छा है, पर तू उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा? जिस पर्पस के लिए तेरे को हमने रखा वो तू पर्पस फुलफिल क्यों नहीं कर रहा? सुपरवाइज करना। मोटिवेट करना, डीमोटिवेट हो गया, थकान हो रही है, एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा, कोई ना कोई बात से समस्या है, परेशान है, सुनना, उसको मोटिवेट करना, विलफुली काम करवाना कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, वो वाला कम्युनिकेट करना।
अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना, अपने विचार को कम्युनिकेट करना, भैया कम्युनिकेटिंग बहुत जरूरी है। ये सोच लेना कि सामने वाला समझ गया होगा। चौरसिया साहब चलते चलते आ जाए, मिस्टर एक्स वहां खड़े, चौरसिया साहब सोचेंगे तो मैं रोज आता हूँ, मतलब समझ गया होगा मुझे कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर एक्स, अरे क्यों समझ जाएंगे, आप घूम भी तो सकते हो, एक ही गाँव में रहते हैं, आप चल नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, बाहर घूम सकते हो। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, रीजंस क्या है, वो कम्युनिकेट करना है। एंड देन लीडरशिप। कहीं ना कहीं जो ऑनर होता है, जो अथॉरिटी, जो सुपीरियर होता है, उसको अपने आप को साबित करना होता है कि वो तुम्हें फॉलो क्यों करे। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी कोई बंदा आपको जज करता है वो आपकी कैपेबिलिटी पे जज करता है। आप मेरे को क्यों सुनोगे, आप मेरी क्लास क्यों लोगे। बहुत सारे मार्केट के अंदर क्लास लेने के लिए, बहुत ले रहे हैं। मैंने ऐसा क्या करा, मैंने अलग क्या करा, मैंने अपने को साबित करना जरूरी है। दैट्स व्हाई वो लीडर बनता है। जैसे एमएसडी है, महेंद्र सिंह धोनी, भैया लास्ट आईपीएल है, पागल हो रखी है, मैंने अप्लाई किया। यहाँ जयपुर में मैच था उनका 27 तारीख को, खूब अप्लाई किया, ऐसा जुनून फितूर पागल हो गया, भैया मैच देख के आना, मैच देख के आना, मैच देख के आना। और मैच में क्यों देख के आना है, गोल क्या है, ना ना ना, कोई जीते मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा गोल है मुझे महेंद्र सिंह धोनी को देखना है। पर आए नहीं भैया बैटिंग करने, वो तो उनकी बैटिंग देखनी, छक्का मार देना, वो हेलीकॉप्टर शॉट खड़ाक ऐसा करके हेलीकॉप्टर शॉट देखना था, नहीं हो पाया। तो बेसिकली आपको आज के वो बेस्ट लीडर क्यों माने जाते हैं, क्यों बोलते हैं भैया ऐसा कैप्टन आया अब नहीं आएगा। सुनील गावस्कर ने रिसेंटली बोला था कि ऐसा कैप्टन आया है, अब मेरे को लगता नहीं कि कई दशकों तक ऐसा कैप्टन आएगा जो इतना इंस्पायर कर गया लोगों को। दैट इज लीडरशिप। लास्ट होता है कंट्रोलिंग। प्लानिंग तो कर ली, दिमाग तो बहुत लगा लिया ऐसे जोरदार कि भैया हम कर देंगे, बहुत कुछ करके दिखा देंगे, शानदार कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, सब कर देंगे। पर उसको पता कैसे लगेगा कि कर दिया या नहीं कर पाए। तो प्लानिंग में होता है बेटा स्टैंडर्ड सेट। प्लानिंग क्या करता है, आपका स्टैंडर्ड बना देता है कि भैया हम ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये चीज अचीव करने के लिए कर रहे हैं, ये मेरा गोल है। और एक्चुअल क्या निकल के आया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी तो मेजर करना पड़ेगा। करोगे नहीं करोगे, पता कैसे लगेगा हम जो सोच रहे थे वो हुआ है नहीं हुआ। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, जब इनको मेजर करोगे तो कुछ डेविएशन मिलेगा, कुछ कमी मिलेगी। और कमी मिलेगी तो मतलब आप क्या करोगे, उसको सही करोगे, तभी तो राइट ट्रैक पर चलोगे। नहीं तो ऐसे कट 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 कहीं किसी और दिशा में चले गए। भैया कंट्रोलिंग कर क्या रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है कि जाना ऐसे था, कई बार हम ऐसे चलते ऐसे पहुंच जाते हैं, कई बार यूं चलते चलते हम यू भी चले जाते हैं, कई बार यूं चलते चलते हम यू टर्न भी मार लेते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या करता है भैया, सीधी नाक रखनी है, आगे नहीं जाना है, इधर नहीं घूमना, उधर नहीं घूमना, ये आपका पाथ है। आप अगर ट्रैक से हट गए हो तो ट्रैक को वापस लेके आता है। मींस वो ध्यान रखता है कि जो प्लानिंग की थी, जो हमने सोचा था वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसको वापस वैसा लेकर आना चाहिए, करेक्ट एक्शंस लेने चाहिए। So performance measurements and follow-up action keep actual performance on track। ठीक है बेटा। So basically कर क्या रहा है, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, किससे, स्टैंडर्ड से। आपने बोला जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं कि फर्स्ट टर्म में मैं लेके आऊंगा 80%, ये आपकी गोल थी। अब आया आपका 60%, क्यों आया, क्यों नहीं, क्या रीजन था, उसको आप एनालाइज करोगे। डेविएशन क्यों हुआ, इतना डेविएशन क्यों हुआ, एनालाइज करोगे। अच्छा मैंने कंसेप्चुअली पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने लास्ट मिनट पढ़ाई करी इसलिए रह गया, ठीक है। मैंने प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं अकाउंटेंसी को सॉल्व नहीं करा, मैं बिजनेस स्टडी क्वेश्चन को जो एनालाइज करना था, जो केस स्टडीज थी उसको समझ नहीं पाया। ये निकला आपका एनालाइजिंग रिजल्ट। अब नहीं हो आगे ऐसा, अब नहीं होने दूंगा, अब तो मैं 80% लेकर आऊंगा। तो क्या करोगे, अब जो कमियां थी उनको सुधारोगे। तो क्या कंट्रोलिंग लास्ट परफॉर्मेंस है, क्या लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, नहीं। क्योंकि कंट्रोलिंग करते जैसे डेविएशन हुआ, डेविएशन से आपने कमियां पता लगाई, और कमियां पता लगाने वापस क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, बाउंस बैक करोगे। महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं ना कि अगले साल आएंगे और जीत के जाएंगे, तो फिर जीत के जाते भैया। वो उनका हिसाब रहा है कि अगली साल जब मैं आया हूं तो जीत के ही जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई क्या कर रहा है बेटा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को ट्रैक में रखने का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, कौन से करे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और साथ ही साथ क्या करा हमने,
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बात क्लियर हो गई, फिट हो गई। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। चौरसिया साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, मिस्टर एक्स आपका इंतजार कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, मेरी कुछ पर्सनल स्टोरी के साथ भी मिलेंगे। ऐसे बांटेंगे पर्सनल स्टोरी तो आपसी रिश्ता बन जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्बा खैर।